हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास वेयर एवरी लर्निंग इज एंजॉयबल। और आज हम जो है वो दो टॉपिक पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा समविभव पृष्ठ और दूसरा टॉपिक रहेगा विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के मध्य संबंध। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक आज का जो है वो है समविभव पृष्ठ। तो देखिए, नाम से इसकी डेफिनेशन आती है समविभव पृष्ठ। सम मतलब समान, विभव यानी विभव और पृष्ठ यानी किसी पृष्ठ के, यानी कि अगर कोई पृष्ठ किसी विद्युत क्षेत्र में रखा है तो उसके पृष्ठ के हर एक बिंदु पर विभव क्या हो, समान हो, ऐसे पृष्ठ को हम क्या बोलते हैं, समविभव पृष्ठ बोलते हैं। देखिए डेफिनेशन से ये है, किसी विद्युत क्षेत्र में वह पृष्ठ जिस पर स्थित समस्त बिंदुओं पर विद्युत विभव क्या हो, समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। आगे बात समझ में, ऐसा पृष्ठ क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब उसके बाद में समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के तल की क्या होती है, सदैव लंबवत होती है। अगर मेरे पास में कोई समविभव पृष्ठ है और अगर मुझे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है तो वो क्या होगी, उस पृष्ठ के सदैव लंबवत होगी। वो कैसे होगी अभी आपको बताता हूं। तो देखिए, यदि दो बिंदु परस्पर, या ऐसे लिख सकते हैं, दो बिंदु आपस में बहुत पास में हो, तो यानी कहने का मतलब है कि आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था कि दो बिंदुओं के मध्य विभव का, वो ये तो था VA माइनस VB इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन V टू A E डॉट dr। ये पढ़ा था आपने, अरे बात समझ में। अगर मैं मानता हूं कि दो बिंदु पास में है तो बताओ उनके बीच का जो विद्युत विभवांतर होगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा, बहुत ही छोटा होगा। और उसको अपन कैसे लिख सकते हैं, तो इसको जो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ dV। आगे बात समझ में। और जब अगर मैं इसको बहुत ही छोटे की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन का तो मतलब ही नहीं है, इसको हटा दो तो कुल मिला के मेरे पास में क्या बच जाएगा, माइनस E डॉट dr, ये तो बचेगा। अब देखो, अब क्या बोला है कि ऐसा पृष्ठ जिसके हर बिंदु पर विभव क्या हो, समान हो। तो मान लो ये मेरे पास में कोई एक ऐसा पृष्ठ है, ये ठीक है, यहाँ एक बिंदु और यहाँ बी बिंदु है, ठीक। पहली बात तो अगर ये समविभव पृष्ठ है तो इसके हर एक बिंदु पे विभव क्या होगा, समान होगा। तो अगर मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालूंगा तो वो क्या आएगा, जीरो ही तो आएगा, यानी dV की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास में, जीरो आएगा। ये मेरे पास में E डॉट dr। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो वैल्यू है, यहाँ पर हम इसकी बात करें डॉट प्रोडक्ट की, तो डॉट प्रोडक्ट जब आप बोलोगे क्या आएगा, cos थीटा आएगा। आएगा समझ में, यहाँ से क्या आएगा, E dr cos थीटा ही तो आएगा, और ये जीरो। तो मुझे ये बताओ cos की वैल्यू जीरो कहाँ पे होती है, cos की वैल्यू 90 पे तो जीरो होती है, बिकॉज़ cos 90 कितना होता है, जीरो होता है। तो cos 90 जीरो, इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, यानी E इज परपेंडिकुलर टू dr। ऐसा पता चल गया ना कि जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या है, उसके पृष्ठ के सदैव लंबवत है। आगे बात समझ में। यहाँ से ये मुझे बताना था, ये इसको एक्सप्लेन करना था कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो पृष्ठ के तल के लंबवत होती है। तो वो यहाँ से जो प्रूव हो जाता है। क्लियर है यहाँ तो। अब हम जो है वो दो एग्जाम्पल करते हैं, और ये आपके एग्जाम मतलब आपके सिलेबस में भी जो दो एग्जाम्पल है कि किसी एक समान विद्युत क्षेत्र E के लिए समविभव पृष्ठ कैसा होता है, और किसी विलगित बिंदु आवेश के लिए जो क्या बोलते हैं समविभव पृष्ठ कैसा होता है। और यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बनता है, या तो वो डेफिनेशन पूछता है और उसके साथ में एक एग्जाम्पल पूछ लेता है। इसलिए तो आपको जो है दोनों ही ये याद रखना है। तो क्या है कि किसी एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए, आगे बात समझ, हम क्या बनाने जा रहे हैं, समविभव पृष्ठ किसी एक समान विद्युत क्षेत्र E के लिए। ये देखो एक समान विद्युत क्षेत्र है सभी जगह, क्लियर। अब जो समविभव पृष्ठ बनेगा वो इस विद्युत क्षेत्र के लंबवत ही तो बनेगा, बिकॉज़ ये देखो यहाँ पे कह रहा है समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के तल के लंबवत होती है, यानी पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र हमेशा क्या होंगे, एक दूसरे के लंबवत होंगे। तो इसका मतलब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है तो इसके लंबवत कैसे, ऐसे ही तो जाएगा। ये देखो यहाँ आगे बात समझ में, लंबवत ऐसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और ये ऐसे, तो मतलब जो एक समविभव पृष्ठ बनेगा वो क्या बनेगा, एक तल बनेगा या समतल बनेगा, आप बोल सकते हो उसको। तो वो कुछ आपको ऐसा ही तो दिखाई देगा, ये ऐसा है, ये देखो है ना। अब आपको नहीं दिख रहा है तो अब दिखेगा आपको, देखो कैसे, बिकॉज बोर्ड जो है वो क्या है 2D है, तो 2D में 3D डायग्राम बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अब तो आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा। तो ये कुछ इस तरीके से है ना, इसको ऐसे देखो, ये ना, ये ऐसे ऐसे देखो।
तो ये मैंने ऐसे कर दिया इसको पहले, आरी बात समझ में? तो मतलब ये तल तो होगा तो ऐसे, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा ना, बिकॉज यहाँ पे तो मैं डायग्राम ऐसे बनाऊंगा, तो ये ऐसा है। तो इसका मतलब जो किसी एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए जो क्या बोलते हैं समद्विभव पृष्ठ होता है, वो क्या होता है? एक समतल होता है, समतली। समतली आगे बात समझ में? इस पे मान लिया मैंने जो है वो समद्विभव जो कितना है V1 है, इस पे V2 है, इस पे V3 है, आगे बात समझ में? अब किसी विलगित बिंदु आवेश के लिए, तो ये मेरे पास में बिंदु आवेश है, इससे मुझे क्या करना है? एक समविभव पृष्ठ बनाना है। तो समविभव पृष्ठ क्या बनेगा आपको सोच के बताओ। एक गोलाई तो बनेगा, एक ये हो सकता है, यहाँ हो सकता है, ऐसे तो बनेगा समविभव पृष्ठ। यहाँ मतलब कहने का मतलब है कि इसकी यहाँ से इतनी डिस्टेंस पे, हर एक डिस्टेंस पे, यहाँ लो चाहे यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो, मतलब हर एक डिस्टेंस पे इस पृष्ठ के, अरे बात समझ में? इतनी मतलब इतनी ही दूरी पे, अरे बात समझ में? एक जैसी दूरी यहाँ ले लो, चाहे यहाँ से यहाँ से यहाँ से, सभी दूरी क्या एक समान है, और इस पृष्ठ पे विभव भी क्या होगा? समान होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से हर एक बिंदु की दूरी क्या है? समान है। क्लियर? तो विलगित बिंदु आवेश के लिए जो पृष्ठ बनता है वो कैसा बनता है? गोलीय पृष्ठ बनता है। कौन सा समविभव पृष्ठ बनता है? गोलीय समविभव पृष्ठ बनता है। अब बात आएगी कि यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या होना चाहिए? इसके लंबवत होना चाहिए, तो वो भी लंबवत है। देख लो, अगर ये प्लस चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर तो निकलेगी इस तरफ, ये ऐसे है ना, जो विद्युत क्षेत्र रेखा है वो ऐसी तो बाहर निकलेगी। अब देख लो, आप कहीं पे भी ले लो, इस पृष्ठ पे ले लो 90 डिग्री, अरे बस समझ में, यहाँ ले लो तो भी 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ देख लो 90, कहीं पे भी ले लो आप, कहीं पे भी ले लो, सभी जगह आपको 90 डिग्री मिलेगा। ये देखो आगे बात समझ में? तो जो विद्युत क्षेत्र होता है वो समविभव पृष्ठ के तल के क्या होता है? लंबवत होता है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? समविभव पृष्ठ क्लियर है? अब हम चलते हैं कि समविभव पृष्ठ के कुछ गुणधर्म है, वो क्या है? देखो, पहला कि किसी समविभव पृष्ठ पर किसी बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। देखो कैसे, ये मान लिया मेरा कोई पृष्ठ है, ठीक है, इस पृष्ठ पे एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, ये A है, और मान लो यहाँ कोई आवेश रखा है, और इसको क्या कर रहा हूँ मैं? यहाँ से यहाँ लेके जा रहा हूँ। तो पहली बात तो ये कि VA इक्वल टू क्या है? VB। क्यों? क्योंकि ये क्या समविभव पृष्ठ है। अगर समविभव पृष्ठ है तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि डेल्टा V इज इक्वल टू W/Q। ये डेल्टा V क्या होगा? VA माइनस VB तो होगा, और VA VB इक्वल है तो ये क्या आएगा? 0 आएगा, तो W/Q। तो यहाँ से देखो आपको कार्य मिल गया कितना? 0। तो ये आप दिमाग में रखना, याद रखना। अगर आपसे कोई पूछ ले किसी समविभव पृष्ठ पर अगर हम एक बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो हमें कितना कार्य करना पड़ता है? आपका आंसर होना चाहिए क्या? 0। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दो समविभव पृष्ठ या तल बोल दो परस्पर कभी नहीं काटते, क्योंकि यदि काटेंगे तो कटान बिंदु पर विद्युत विभव या विद्युत क्षेत्र के क्या होंगे? दो मान होंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्लियर? अब तक उसको समझाते कैसे? मान लिया एक समविभव पृष्ठ कुछ ऐसा है और एक समविभव पृष्ठ जो है वो कुछ ऐसा है, ये एक दूसरे को काट रहा है ना। आगे बात समझ रहे? एक समविभव पृष्ठ मेरे पास में ये वाला और दूसरा समविभव पृष्ठ मेरे पास में ये वाला। क्लियर? इसको नाम दे देता हूं मैं, ये पहला समविभव पृष्ठ और ये मेरे पास में कौन सा? दूसरा समविभव पृष्ठ। क्लियर? अब बात करूं मैं इस पृष्ठ की, ये वाले पृष्ठ की, तो इसकी जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी इसकी तल के लंबवत, यानी इस तरफ की तो होगी। ये कटान बिंदु है ना, देखो ये यहाँ पे कट रहे हैं एक दूसरे के। और अब बात करूं मैं इस वाले समतल की, तो इसकी क्या होगी? जस्ट इसके परपेंडिकुलर, यानी ऊपर की ओर। तो अब देख लो इस बिंदु पर इस पे विद्युत क्षेत्र कितनी दिशा है? एक तो इस तरफ और एक इस तरफ, जबकि हमने ये पहले पढ़ चुके हैं। अरे बात समझ, ऐसा हमने पहले पढ़ा था कि कोई भी दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को नहीं काटती है। अगर काटती है तो उस बिंदु पे क्या होगी? दो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, या विद्युत क्षेत्र रेखा के कितने? दो मान होंगे, जो कि संभव नहीं। तो सेम यहाँ पे भी यही है। इस बिंदु पे एक तो बोल रहा है विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ और एक बोल रहा है विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ, जबकि ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि एक बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही होती है, दो कभी नहीं होती। तो ये इसका रीजन है।
हमारी बात समझ में? यदि काटेंगे तो कटान बिंदु पर विद्युत विभव या विद्युत क्षेत्र के क्या होंगे, दो मान होंगे जो कि संभव होंगे। लास्ट, किसी चालक की सतह जो क्या होती है सदैव समविभव पृष्ठ होती है। हमारी बात समझ में? अगर आपके पास में कोई चालक है तो उसकी सतह जो होती है वो क्या होती है, समविभव पृष्ठ होती है, यानी कि उसकी सतह पे हर एक बिंदु पर विभव क्या होता है, समान होता है। क्लियर है? आई होप आपको समविभव पृष्ठ समझ में आ गया होगा। समविभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ जिसके हर एक बिंदु पर विभव क्या हो, समान हो, उसको हम क्या बोलते हैं, समविभव पृष्ठ को। और उसमें जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो समविभव पृष्ठ के तल के क्या होती है, सदैव लंबवत होती है। क्लियर? तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में हम जो है वो क्या संबंध होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो फटाफट नोट करिए इसको। सो स्टूडेंट्स, बात करते हुए हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, वो है हमारा विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध। तो पहले इसको समझते हैं क्या, और फिर इससे रिलेटेड हम जो है एग्जांपल करेंगे, और इसके बाद में हम एक और एग्जांपल करेंगे इसी से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध। तो देखिए, दो बिंदुओं ए व बी के मध्य विद्युत विभवांतर वो आपने पढ़ा है। क्या था वो, VA माइनस VB इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन लिमिट B टू A E डॉट dr, ये पढ़ा था हमने। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, यदि दोनों बिंदु आपस में बहुत पास में हो, तो क्या होगा, तो बहुत पास में होंगे जिनका मतलब उनके बीच का जो विभवांतर आएगा वो बहुत कम आएगा, जिसको हम किससे लिखेंगे, dV से लिखेंगे इसको, है ना। और ये तो नेगेटिव है, और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो छोटी सी क्वांटिटी है ना मेरे पास में, तो मेरे पास में क्या बचेगा, ओनली फॉर E डॉट dr। और क्लियर है तक? अब आपको पता है कैसे कि विद्युत क्षेत्र क्या एक सदिश राशि है, और dr क्या विस्थापन AB क्या एक सदिश राशि है। तो अब यहाँ से अगर ये सदिश राशि, इसका मतलब ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। अरे बात समझ में? ये तो ये x में भी हो सकती है, y में भी हो सकती है, और z में भी हो सकती है। तो देखो, इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ, E इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मान लो कि विद्युत क्षेत्र x एक्सिस में है, उसको लिखूंगा x E x I कैप, बिकॉज़ I कैप क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, कौन सी डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में। ना फिर होगा मेरे पास में E y j कैप प्लस E z k कैप। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ dr की, तो वो क्या होगा, dx I कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। तो ये जो वैल्यू दोनों वो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो मेरे पास में देखो dv क्या आएगा, तो पहले ये वैल्यू रख लेता हूँ मैं, ex I कैप प्लस ey j कैप प्लस ez k कैप, और फिर टॉप। अब dr रख देता हूँ मैं, dx I कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। क्लियर है तक? अब भाई अपन क्या लगाएंगे यहाँ पे, डॉट प्रोडक्ट। सो dv इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस ex dx माइनस ey dy माइनस ez dz, बिकॉज i डॉट i क्या हो जाएगा, 1 होता है, ये आपको पता है। i डॉट j वैसे 0 होता है, ठीक है। तो पहले इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो इससे मल्टीप्लाई होगा, बाकी दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इस तरीके से इसमें भी ऐसे ही होगा। सो मेरे पास ये बचेगा। क्लियर? तो क्या बच गया, dv इज इक्वल टू माइनस ex dx माइनस ey dy माइनस ez dz। यहाँ तक समझ में आ गया? अब आगे बढ़ जाए। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसका आंशिक अवकलन करता हूँ, ठीक है ना। x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, इसके सापेक्ष x के सापेक्ष। अब देखो आंशिक अवकलन में होता क्या है, आंशिक अवकलन में होता क्या है, यहाँ पे y और z क्या होंगे, अचर होंगे। y और z क्या होंगे, अचर होंगे। यानी हम क्या कर रहे हैं, आंशिक अवकलन कर रहे हैं, किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष। तो इसका मतलब फंक्शन में, फलन में जहां जहां x आएगा सिर्फ उसी का आपको क्या करना है, अवकलन करना है, बाकी सब क्या हो जाएंगे, अचर हो जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पे मेरे पास x y z है, मैं अवकलन किसके सापेक्ष कर रहा हूँ, x के सापेक्ष। तो मेरे पास y और z क्या होंगे, अचर होंगे। अगर ये अचर है तो बताओ क्या ये dy भी तो 0 आएगा, और dz भी क्या आएगा, 0 आएगा। आगे बात समझ में? बिकॉज सभी जगह एक जैसा है ना, यहाँ पे भी y एक है, यहाँ पे भी y एक जैसा। अगर उनके बीच का डिफरेंस निकालूंगा dy, तो वो क्या आएगा, 0 तो आएगा, और dz भी क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो देखो मेरे पास में, अब देखो इसको लिखते कैसे हैं।
आंशिक अवकलन को लिखता कैसे है, बायो वालों के लिए ये चीज नहीं हो सकती है। आई बात समझ में? तो देखो इसको कैसे लिखते हैं, अपन लिखते हैं डेल v बाई डेल एक्स। मैं क्या कर रहा हूँ, इस फलन का आंशिक अवकलन कर रहा हूँ, और इसको अपन क्या बोलते हैं, डेल पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ता है, डेल। तो देखो माइनस का भी ऐसा कैसे, dx का तो ये तो क्या बोलते हैं, कांस्टेंट रहेगा, और dx का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, x के सापेक्ष x का अवकलन क्या होता है, 1 ही तो होता है। तो मेरे पास में डेल v बाई डेल x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस dx। ठीक है। अब इसी तरीके से पुनः अब y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन, देखो y के सापेक्ष जब हम इसका आंशिक अवकलन करेंगे, y के सापेक्ष जब हम इसका आंशिक अवकलन करेंगे, तब यहाँ पे देखो कौन कौन रहेगा, x और z क्या होंगे, यहाँ पे अचर होंगे। यानी यहाँ पे dx इक्वल टू 0 और dz इक्वल टू भी क्या होगा, 0 होगा। तो अब देखो मेरे पास में जो ये डेल v बाई डेल y, ये x के सापेक्ष अवकलन, ये y के सापेक्ष आंशिक अवकलन, तो मेरे पास में क्या बचेगा, माइनस ई वाई। ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी और ये भी 0, तो मेरे पास में क्या बचेगा, माइनस ई वाई, और dy का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं सिमिलरली, है ना, ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछूं डेल v बाई डेल z क्या होगा, तो आपका आंसर होगा सर माइनस ई जेड। क्लियर, आगे बात समझ में? तो यहाँ से अब मैं ये वैल्यू जो है ना वो इसके अंदर रख लेता हूँ। तो देखो टोटल जो मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो टोटल मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा, E इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे क्या मेरे पास में EX की वैल्यू क्या है, ये माइनस इधर दे दो, तो क्या हो जाएगा मेरे पास में, माइनस डेल v बाई डेल एक्स आई कैप, माइनस डेल v बाई डेल वाई जे कैप, और माइनस डेल v बाई डेल जेड के कैप। कुछ नहीं किया है, EX, EY और EZ की वैल्यू क्या की मैंने यहाँ पे रख दी है। ठीक है, सो यहाँ से देखो सभी से माइनस कॉमन आ रहा है, तो माइनस कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा प्लस, और तो ये मेरे पास में क्या रहेगा, मेन फलन रहेगा। तो यहाँ से जो है हम क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं, और यही संबंध है किसके बीच में, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के मध्य। अब यहाँ से अगर मैं v को बाहर लेता हूँ, तो ये इसको कहीं जो है ना, मतलब ऐसा भी लिखा होता है, तो ये माइनस देखो ये हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप, और फिर क्या किया, इस v को बाहर ले लिया, और इसको जो है वो एक नाम दे देते हैं जिसका नाम है क्या, ग्रेड। इसको क्या बोलते हैं, ग्रेड, और या इस सिंबल को हम बोलते हैं क्या, नेबुला। इस सिंबल को क्या बोला जाता है, नेबुला। ठीक है ना, ये एक ऑपरेटर है, हिंदी में बोलते हैं संगारक, ये क्या एक तरह से ऑपरेटर, तो ये आपके लिए नई चीज है। तो ये जो है ना वो यही है, अरे बात समझो, इसको जो अपन एक टर्म दे दिया, इसको नाम दे दिया, ठीक है ना, यहाँ हम इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, नेबुला ऑपरेटर। आगे बात समझ में? और कई जगह इसको क्या बोलते हैं, ग्रेड भी बोलते हैं, ठीक है ना, ग्रेड भी। तो यहाँ से ये पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, यानी जो विद्युत विभव है, उसकी जो वैल्यू है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ये माइनस ये तो बता रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे बात समझ में? यानी जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जाओगे, पोटेंशियल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसको विद्युत विभव की प्रवणता भी बोलते हैं। आगे बात समझ में? क्या बोलते हैं इसको, विभव प्रवणता भी बोलते हैं। तो इसे ध्यान रखना। तो मेनली आपको जो है ये यूज करना है न्यूमेरिकल के अंदर। तो देखिए मैं एक एग्जांपल लिया मैंने, ये आपको देखो एक विद्युत विभव दे रखा है, ये इस तरीके से आपको बिंदु 111 मीटर पर विद्युत क्षेत्र का क्या करना है, परिमाण निकालना है। तो देखो ये 111 क्या है, एक्स और वाई और जेड की तो वैल्यू है। आगे बात समझ में? ये तो एक बिंदु दे रखा है ना आपको, एक्स वाई जेड। अच्छा, अगर आपको मान लो कि एक्स और वाई दे रखा होता, मान लो अगर आपके पास दो डायरेक्शन होती, तो क्या करते हैं, इसको थोड़ी लिखते हैं, दो के लिए तो ये। अब जेड भी आ गया, ये तीसरा। आगे पास क्वेश्चन में अगर आपको एक्स और वाई दे रखा हो ना, तो आपको जेड को लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो वैसे ही जीरो हो जाएगा। तो चलिए अब मुझे क्या करना है, विद्युत क्षेत्र का जो है वो परिमाण निकालना है। तो विद्युत क्षेत्र के लिए क्या है फॉर्मूला, अभी देखो ये ना मेरे पास में, इसको यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास में माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। क्लियर? अब सबसे पहले मैं डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल जेड निकालता हूँ। तो देखो डेल वी बाई डेल एक्स, तो डेल अपॉन डेल एक्स, v की वैल्यू ये यहाँ से रख लो, 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz। अब देखो कैसे करना है अवकलन, ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ। कौन सा अवकलन, आंशिक अवकलन, ये ध्यान रखना। तो इसमें क्या होगा कि हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष, तो सिर्फ आपको x का अवकलन करना है, कांस्टेंट
और बाकी सब क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, अचर हो जाएंगे, वो क्या होते हैं, बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो इसके बाद में इसके आगे लिख लेता हूँ, तो 6 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और x का क्या होता है, x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, बिकॉज x की घात कितनी है, 1 है ना, 1 को आगे लेके आओ, 1 में 1 की कमी कर दो, पता है ना, x की पावर n का क्या करते हैं, घात को आगे लेता है और घात में 1 की कमी करते हैं। तो जब ये आगे आएगा तो 1 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 0, किसी भी और किसी की भी घात 0, तो आंसर क्या होता है 1। तो x का क्या होगा अवकलन 1, फिर माइनस, अब देखो x है तो 8 और ये भाई ये क्या होगा कांस्टेंट, तो इसको बाहर ले लेते हैं, और x का क्या हो जाएगा 1। अब देखो यहाँ पे x है क्या, नहीं है ना, तो ये पूरा ही क्या अचर, और अचर का अवकलन क्या होता है 0। यहाँ पे भी नहीं है x, तो इसका मतलब ये अचर है, यहाँ क्या होगा 0। अब ये मत बोलना सर यहाँ पे भी तो अचर है, लेकिन ये इसके गुणांक में है, तो गुणांक में तो क्या होता है वो बाहर आ जाता है। अगली बात समझ में ना। अब हम निकालते हैं भाई डेल v बाई डेल y, तो देखो डेल v बाई डेल y, अब हम अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष, क्लियर है। चलो अब देखो यहाँ पे तो है ही नहीं भाई, ओनली x है और 6 है, इसका मतलब तो 0 हो जाएगा। यहाँ देखो -8 और x बचेगा, y का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 8 बचेगा, और यहाँ से देखो क्या बचेगा प्लस का 6z। क्लियर है यहाँ तक, क्योंकि y का क्या हो गया 1, बाकी सब क्या है कांस्टेंट तो बाहर है। इसी तरीके से डेल v बाई डेल z, वो क्या होगा देखो, डेल बाई डेल z 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz। तो देखो यहाँ तो z आ ही नहीं रहा है 0, यहाँ का ये भी 0, ये भी 0, यहाँ z आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा ओनली 6y, और z का अवकलन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बिकॉज हम z के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। क्लियर है। चलो अब ये वैल्यू क्या करता हूँ मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, तो e इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा माइनस डेल v बाई डेल x, कितना है 6 माइनस 8y आई क्या, फिर प्लस माइनस 8x माइनस 8 प्लस 6z j क्या, और फिर डेल v बाई डेल z की वैल्यू क्या है मेरे पास में 6y k क्या, ये वैल्यू जो मैंने यहाँ पे रख दी। अब आपको क्या दिया, बिंदु 1 1 1, यानी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 1, तो यहाँ पे रख लेते हम, है ना 1 1 1 बिंदु 1 1 1 पर जो है वो क्या होगा, e की वैल्यू तो देखो e इज इक्वल टू माइनस, यहाँ से क्या बचेगा देखो, यहाँ 1 रखो, तो 6 माइनस 8 पीछे कितना बचा माइनस का 2, तो ये मेरे पास है -2 आई कैप, फिर प्लस यहाँ देखो आप कितना रखो, यहाँ 1 रखो और यहाँ पे भी 1 रखो, तो ये -8 और -8 कितना हो जाएंगे माइनस का 16, और माइनस का 16 में से प्लस का 6 चला जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा -10, तो ये हो जाएगा मेरे पास में -10 जी। क्लियर। इस तरीके से यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ रखेंगे आप कितना 1, तो मेरे पास क्या बचेगा 6, ठीक है। अब इस माइनस को अंदर भेज दे रहे हैं, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2i कैप प्लस 10j कैप माइनस 6 ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, इसका परिमाण निकालना है, तो परिमाण निकालना तो आपको बहुत ही अच्छे से आता है, 11th में हमने सीखा है। तो क्या करता है, वर्गमूल ले लेता है और क्या करता है आई जे और एक कोएफिशिएंट क्या करता है स्क्वायर करता है और फिर उसका ऐड करके उसका वर्गमूल ले लेता है। तो 2 का स्क्वायर कितना 4, 10 का स्क्वायर कितना 100, 6 का स्क्वायर कितना 36, तो ये मेरे पास में आ गया कितना 140 वोल्ट पर लीटर। ये है इसका परिमाण। तो इस तरीके से हम जो क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हमें ध्यान रखना डेल वी बाई डेल एक्स ओनली एक्स के सापेक्ष अवकलन, वाई हो तो वाई के सापेक्ष, जेड हो तो जेड के सापेक्ष, बाकी सबको आपको क्या मानना है अचर मानना है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम जो एक एग्जांपल और करेंगे और फिर अपनी क्लास खत्म करेंगे। सो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट एग्जांपल आज का। वो ये है कि किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव निम्न सूत्र से दिया जाता है, यानी आपको जो है वो V की वैल्यू दी है क्वेश्चन के अंदर। क्लियर, यहाँ आपको क्या दिया है V की वैल्यू दी है, वो कितनी दी है आपको 343/r, और बोला आपको स्थिति सदिश यानी आपको r वेक्टर r यानी सदिश ये दिया आपको, वो कितना दिया है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप, तो बोला है कि इस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए, यानी आपको किसकी वैल्यू निकालनी है E की वैल्यू निकालनी है, ये निकाल ली। अगली बात समझ में, और अभी हमने जो कुछ थोड़ी देर पहले ही एक रिलेशन निकाला था वो कुछ इस तरीके से था, dv इज इक्वल टू माइनस e डी आर, यही था। और यहाँ से अगर मैं E की बात करूं तो वो क्या आएगा मेरे पास है माइनस dv बाई डी आर। ठीक, अगर मुझे क्योंकि ये जो विस्थापन है इसका सदिश को मुझे किस में दिया है सदिश में दिया है, तो मुझे विद्युत क्षेत्र में किस में निकालना पड़ेगा सदिश में निकालना पड़ेगा। तो देखो मेरे पास में क्या होगा, और मुझे बोला भी ये विद्युत क्षेत्र निकालना है,
आपको विद्युत क्षेत्र का परिमाण नहीं निकालना है। तो इसका मतलब ये मुझे सदिश में दिया है, इसको भी मुझे किसमें निकालना पड़ेगा, सदिश में निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है कि अगर कोई राशि सदिश है तो उसका मतलब उसका परिमाण भी होता है और उसकी दिशा भी होती है। तो इसकी दिशा बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे आर कैप को यूज करेंगे। ये क्या है, आर कैप इकाई सदिश है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये तो आपने पढ़ा है ना 11th के अंदर। इसको कैसे लिख सकते अपन, वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड आर। ऐसे देखते हैं सदिश आर बटे मतलब इस आर का परिमाण। अब मुझे क्या चाहिएगा, इसको मैं समीकरण नंबर 1 दे देता हूँ। मुझे चाहिए एक तो dv बाई डी आर, तो निकालता हूँ मैं यहाँ पे dv बाई डी आर। तो देखो कैसे है, सो d बाई डी आर और v की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 343 अपॉन आर। अब क्या करना है, मुझे इसका अवकलन करना है। तो अवकलन के लिए देखो ये 343 तो कांस्टेंट के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अवकलन किसका होगा, 1 अपॉन आर, और 1 अपॉन आर को कैसे लिख सकता हूँ मैं, आर की पावर माइनस 1। ठीक, और आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा है, ये पढ़ा है ना फॉर्मूला, कौन सा, ये d बाई डी एक्स, एक्स की पावर n, पावर को आगे लेके जाते हैं और पावर में एक ही क्या करते हैं अपन, कमी करते हैं। ये चीज ये पढ़ी है ना आपने, ये तो यही यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, तो देखो ये -1 तो आगे आ जाएगा, -343, ठीक है। और फिर क्या करूंगा, पावर में क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो मेरे पास में क्या होगा, देखो ये r की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। और फिर r की पावर 2 को नीचे लेके चला जाता हूं, तो ये मेरे पास में dv बाई डी आर इज इक्वल टू -343 अपॉन r स्क्वायर। आगे बात समझ में, तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया, आगे बढ़े। तो ये मेरे पास में dv बाई डी आर आ गया, तो इस dv बाई डी आर की वैल्यू मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। अच्छा देखो ये स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, एक ही तो बात है, परिमाण निकाल के उसका वर्ग कर दूं तो वो भी वही आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू मैं क्या करता हूँ, ये यहाँ पे रख लेता हूँ। तो देखो ये क्या हो जाएगा, dv बाई डी आर इज इक्वल टू माइनस तो पहले से ही है, और ये dv सॉरी ये है यहाँ पे, e इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर की वैल्यू ये रही -343 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड r का स्क्वायर, और फिर ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, वेक्टर r अपॉन मैग्नीट्यूड r। तो देखो माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया, ठीक है, तो हो गया 343 अपॉन ये हो जाएगा, देखो कितना, मैग्नीट्यूड r का क्यूब, बिकॉज ये स्क्वायर और एक ये तो क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास में, सदिश r। अब मुझे क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, परिमाण निकालना है। तो r का परिमाण कैसे निकालोगे, ऐसे ही तो निकालोगे। ये देखो आपको क्या दे रखा है, 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे और फिर क्या करेंगे, -6 का स्क्वायर करेंगे। तो देखो कितना आएगा, ये 3 का स्क्वायर कितना 9, 2 का स्क्वायर कितना 4 और 6 का कितना 36 प्लस ये कितना हो गया आपके पास में 13, तो कितना हो गया 49। सो 49 और 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7। तो आपके पास में परिमाण आ गया r का कितना 7। तो यहाँ पे रख देते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे रखेंगे तो ये मेरे पास में कितना 343 बटे 7 का क्यूब, और यहाँ पे मेरे पास में ये सदिश r, और सदिश r की वैल्यू ये रही, तो वो हो जाएगा मेरे पास में 3i कैप प्लस 2j कैप -6 क्लियर। तो देखो 7 का क्यूब कितना होता है 343, तो ये कट जाएगा, आप करके देख लेना, ठीक है। तो मेरे पास में जो सदिश बचेगा वो बचेगा क्या, 3i कैप प्लस 2j कैप -6 k कैप वोल्ट पर मीटर। तो ये है इसका आंसर। तो अब एक चीज बताता हूं मैं आपको कि मैंने ये फॉर्मूला क्यों यूज किया, मैंने वो क्यों नहीं यूज किया -del v बाई del x प्लस del v बाई del y प्लस del v बाई del z। यदि आपको प्रश्न में अगर विभव x y z में दे रखा हो तब हम जो है वो यूज करते हैं, और अगर आपको सदिश में दे रखा हो, कौन सा, स्थिति सदिश के रूप में दे रखा हो, तो हम क्या करेंगे, ये यूज करेंगे, कौन सा, e इज इक्वल टू -dv बाई dr। वो अभी इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें जो फलन था v का वो किसमें था, x y z में था, तो इसलिए मैंने जो वो यूज किया। अगर आपको ये दे रखा हो तो ये यूज करना। तो इसलिए मैंने जो वो 2 टाइप के क्वेश्चन करवाए, एक तो पहले वाला और एक दूसरा, दोनों अलग अलग थे। तो बस आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको आज की क्लास मजा आया होगा पढ़ने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड बाय बाय।